दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पसंद का स्पीकर भी बनवा लिया, लेकिन कहीं मोदी की ये जीत ही उनकी सरकार के लिए खतरे की घंटी तो नहीं बन जाएगी? इस सवाल और आशंका को भी समझेंगे, लेकिन पहले आज लोकसभा स्पीकर के दिलचस्प चुनाव के बारे में भी जान लीजिए आप। लोकसभा के इतिहास में पहली बार स्पीकर पद पर मुकाबला हुआ और ध्वनि मत से ओम बिरला लगातार दूसरे टर्म के लिए लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए। डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को देने पर सहमति ना बनने से नाराज विपक्ष ने भी लोकसभा के सबसे वरिष्ठ और केरल से कांग्रेस सांसद के सुरेश को ओम बिरला के खिलाफ उतारा था। ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने पर प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरे सदन की ओर से बधाई दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आपसे और आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन से अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों का परिचय कराना चाहता हूं। ओम बिरला को अध्यक्ष के आसन तक ले जाने वाला ये दृश्य भी बेमिसाल है। प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष राहुल गांधी साथ साथ स्पीकर को उनके आसन तक ले गए। हालांकि ओम बिरला की विवादित कार्यशैली में इसके आगे संसद के पूरे कार्यकाल में ऐसा सुखद नजारा देखने को मिले, ऐसा मुश्किल ही है। इसकी एक झलक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बातों से भी मिलती है। And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the constitution of India. विपक्ष की ओर से ये राहुल गांधी का एक स्टैंड भी है। पिछले 5 साल में संख्या बल के आधार पर बेहद कमजोर विपक्ष के चलते ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष रहते उन पर कई मौकों पर संविधान और लोकतंत्र को हाशिए पर डालने के आरोप भी लगे, जो इस बार आसान नहीं होगा। कुछ ऐसा ही आईना विपक्षी इंडिया गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने भी दिखाया। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। पहली बार आया हूं ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। अब ओम बिरला के स्पीकर हो जाने के बाद
विपक्ष के तेवर तो सामने आ गए, जिसे देखकर समझा जा सकता है कि आगे सदन में कितनी तीखी बहस और तीखा टकराव सामने आने वाला है, खास तौर से जब अल्पमत की बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सरकार के सामने तकरीबन बराबरी का विपक्ष मौजूद है। साथ ही नीट समेत पेपर लीक, रेल एक्सीडेंट्स, शेयर बाजार के कथित घोटाले सहित आम आदमी से जुड़े कई मुद्दे अब सदन में उठने वाले हैं। विपक्ष से हटकर आप जरा कल्पना कीजिए कि ओम बिरला के स्पीकर बनते ही उन गठबंधन दलों की क्या हालत होगी जिन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी के कैंडिडेट ओम बिरला को समर्थन दिया है कि अपने स्पीकर के जरिए नरेंद्र मोदी लोकसभा में क्या कर सकते हैं। खुद नायडू के एक सांसद और वाजपेयी की गठबंधन सरकार में स्पीकर रहे जीएम बालयोगी की एक रूलिंग ने वाजपेयी सरकार गिरा दी थी। क्या जेडीयू के नीतीश कुमार को अंदाजा नहीं कि दल बदल को लेकर उनके सांसद सबसे सॉफ्ट टारगेट माने जा रहे हैं। आखिर बिहार में पहले बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी से हाथ मिलाने और फिर आरजेडी का साथ छोड़कर वापस बीजेपी के साथ सरकार बनाने के पीछे पार्टी टूटने का खतरा भी एक अहम कारण था। इन दो बड़े दलों के सिवा तमाम छोटे दल भी हैं, जैसे आप चिराग पासवान की ही पार्टी को ले लें। मोदी की बीजेपी के साथ गठबंधन के दौर में भी रामविलास पासवान की मौत के बाद बेटे चिराग को अलग कर चाचा ने पार्टी दो फाड़ कर दी थी। क्या अब 5 सांसद वाली चिराग की पार्टी इस खतरे से आजाद है? जब खतरा बढ़ता है तो सामने वाला शक भी ज्यादा करता है, यानी अब सहयोगी दल ज्यादा शंका में रहेंगे और उनके गठबंधन टूटने और मोदी सरकार गिरने के खतरों को और बढ़ाएंगे। अगर आशंका के मुताबिक मोदी और अमित शाह सहयोगी पार्टियों में तोड़फोड़ की कोशिश करते हैं और उनकी भनक उनके नेताओं को लगती है, तो क्या वो मोदी सरकार को समर्थन जारी रखेंगे? ऐसी आशंका की पृष्ठभूमि मोदी और शाह महाराष्ट्र में पहले ही दे चुके हैं, जहां उन्होंने पहले अपनी पूर्व सहयोगी शिवसेना को 2 हिस्सों में बांट दिया और फिर शरद ठाकरे की एनसीपी को। सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक होता रहना सहयोगी दलों की ज्यादा बड़ी डील का भी इशारा है। ये डील जाहिर तौर ज्यादा बड़े बजट और खजाने से जुड़ी है, तो एक बड़े बजट को सहयोगी दलों की राज्य सरकारों को भी देना मोदी सरकार के लिए हमेशा एक बड़ा संकट बना रहेगा। यानी अपनी पार्टी के ओम बिरला के स्पीकर बनते ही विपक्ष के मुद्दे और तीखे तेवर ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपने सहयोगी भी ज्यादा बड़ा खतरा बन गए हैं। अब हर दिन तलवार की धार पर रहने वाली मोदी सरकार कितना लंबा चल पाएगी, ये चंद दिनों में ही दिल्ली में होने वाली जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी तय करने वाली है और आरएसएस की केरल में होने वाली बैठक भी। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।